शिवम ने दीपक जलाया और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा और जिस स्थान पर दीपक बुझ गया वहां खोदने पर उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक संदूक मिल गया। उसकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ मेरे साथ। आखिरकार मैं अमीर बन रहा हूँ। वैसे अभी मेरे पास 3 दिए और हैं जो बाबा जी ने मुझे दिए थे। क्यों ना इनका भी इस्तेमाल किया जाए और अधिक खजाना ढूंढा जाए। अब उसके मन में जिज्ञासा जागी कि पश्चिम दिशा में जाकर देखना चाहिए कि वहां धरती में कौन सा खजाना प्राप्त होगा। वह व्यक्ति चांदी के सिक्कों को वहां गाड़कर अब वह व्यक्ति दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। जिस स्थान पर दीपक बुझा वहां एक पुरानी हवेली नजर आई। माँ, आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, अपने बड़े भाई को मैं ढूंढ कर लाऊंगा उस जंगल से। यह मेरा आपसे वचन है। अपनी माँ को वचन देने के बाद वह अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। रानी जी, बहुत दिन हो गए, हम काफी समय से अपना वेश बदलकर अपने राज्य के लोगों का हाल चाल पूछने के लिए नहीं निकले हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आज जाया जाए अपने राज्य के लोगों के बीच में। हाँ महाराज, आप कह तो सही रही हो, लेकिन आप इस तरह से वेश बदलकर प्रजा के समक्ष जाते हो तो मुझे बहुत चिंता होती है कि कहीं आपके पड़ोसी राज्य के राजा को पता चल गया तो कहीं वो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस समय आपके पास कोई भी सैनिक नहीं होगा जो आपकी रक्षा कर सके। रानी जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? हम अकेले ही 100 लोगों पर भारी हैं और हमारे पड़ोसी राज्य के राजा हम पर भला आक्रमण क्यों करेंगे? वो तो हमारे अच्छे मित्र हैं, वह कभी भी मित्रता नहीं तोड़ेंगे। ठीक है महाराज, जब आप इतना कह रही हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आप सावधान रहिएगा क्योंकि मुझे आपकी चिंता सताती है। ठीक है रानी जी, वैसे आप इस बात को राजी रखिएगा कि हम भेष बदलकर अपने राज्य की प्रजा के बीच उनका हाल चाल जानने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा जी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में जाने के लिए निकल पड़ते हैं और जब वह जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। माता जी, आपको क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत बिगड़ी हुई है या आपको भूख प्यास लगी है? बेटा, मैं बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे ज्यादा दूर नहीं चला जाता है और मैं अपने घर पर अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे कोई काम करने के लिए दूसरों के यहाँ झाड़ू पोंछा करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए मैं वैद्य जी के यहाँ जा रही थी। कोई बात नहीं माता जी, आप नहीं जा सकती हो तो क्या हुआ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप यहीं रुकिए, यदि यहाँ से कोई भी बाहर निकलता है तो मैं उसे रोककर आपको उसमें बैठाकर वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। राजा जी और वह बूढ़ी महिला किसी वाहन का वहां से गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां से एक बैलगाड़ी निकलती है। तभी राजा जी उसे रोकते हुए बोलते हैं, भैया जरा आप मेरी मदद कीजिए, इन बूढ़ी महिला को बहुत तेज बुखार है और इनसे चला भी नहीं जा रहा है कि ये चलकर वैद्य जी के पास भी जा सके। कृपया आप इन्हें अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर वैद्य के पास ले चलिए। सुनो भाई, ये बूढ़ी महिला आपकी कौन लगती है जो आप इनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो? मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं इन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैंने इनकी मदद करने की सोची। ओ भाई, जब तुम्हें दुनिया की इतनी ही भलाई करनी है तो खुद अपनी बैलगाड़ी लाओ और इन्हें अपने साथ ले जाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारा काम करूं। राजा जी को गुस्से में ये सारी बातें सुनने के बाद वह वहां से चला जाता है। कैसे लोग हैं मेरे राज्य के कि वह मदद करने की तो छोड़िए, मुझे ही 4 बातें सुनाकर चला गया। इन लोगों में इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं है। राजा जी यही सारी बातें खुद से कर रहे होते हैं
कि तभी वहाँ से हरीश गुजर रहा होता है। हरीश वहाँ रुक जाता। भैया, आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए क्या? क्योंकि मुझे आपकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं भाई, ये मेरी माताजी नहीं है। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो यह मुझे दिखाई दी और इनकी तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैंने इनकी मदद करने की सोची। भैया, इस मतलबी दुनिया में आप जैसे इंसान बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जहाँ लोग अपने सगे संबंधियों की मदद नहीं करते हैं और तुम एक अनजान बूढ़ी महिला की मदद कर रहे हो। आप एक काम कीजिए, आप दोनों लोग मेरे बैलगाड़ी में बैठ जाइए, मैं आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। हरीश बूढ़ी महिला को अपने साथ बैठा लेता है और राजा जी अपने घोड़े पर बैठकर हरीश के पीछे पीछे जाते हैं और वह लोग वैद्य जी के पास पहुंच जाते हैं। वैद्य जी, इन्हें बहुत तेज बुखार है और यह सही से चल भी नहीं सकती हैं। वैद्य जी बूढ़ी महिला का हाथ की नस पकड़ते हैं और उसके बाद वह राजा जी से कहते हैं, पुत्र, इन्होंने काफी दिनों से ठीक तरह से पूर्ण आहार नहीं लिया है, जिसकी वजह से इन्हें कमजोरी आ गई है और इसलिए इन्हें इतना तेज बुखार आ गया है। यदि यह सही तरह से पूर्ण आहार लेंगी तो यह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा, यह तो मेरा कार्य है। लोगों को स्वस्थ रखना ही मेरा कार्य है। ये लो दवाइयाँ, यह खाना खिलाने के बाद खिला देना। राजा जी हरीश से मिलते हैं और उसे धन्यवाद देते हुए कहते हैं, भाई, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? बड़े भैया, मेरा नाम हरीश है, मैं शिवपुरम नाम के गांव में रहता हूँ। अच्छा, तो तुम इस कलिंग राज्य में क्या कर रहे हो? भैया, यह बहुत लंबी कहानी है, बस आप यह समझ लीजिए कि मैं अपने बड़े भैया को खोजने के लिए निकला हूँ। वह लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे, लेकिन वह जंगल से वापस नहीं लौटे। आज उन्हें खोए हुए पूरे 10 दिन हो रहे हैं, लेकिन मुझे उनका कोई अता पता नहीं है। राजा जी को हरीश की इंसानियत देखते हुए और उसके साथ घटी सारी बातें सुनकर उस पर विश्वास हो जाता है। हरीश, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस राज्य का राजा हूँ, राजा चंद्रशेखर वर्मा। मैं अपने राज्य के बीच यह रूप बदल कर इसलिए आता हूँ ताकि जो भी व्यक्ति मुझ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो मैं उन लोगों के बीच पहुँचकर उन लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं। और हरीश, तुम व्यक्ति भले लगते हो और मेरी आज मदद भी की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। यह सब कहने के बाद वह उस बूढ़ी महिला के पास जाते हैं। माताजी, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक अच्छा घर बनवा दूंगा और आपके हर महीने के घर खर्च के लिए पैसे देता रहूंगा। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। जितनी तुमने मेरी मदद की, उतनी मदद तो मेरे सगे बेटे भी नहीं करते हैं। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं, उतना कम है। माताजी, आप मुझे अपना पुत्र ही समझिए। इतना कहकर वह लोग राजमहल के लिए चल देते हैं और जब हरीश और राजा चंद्रशेखर आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ राजा जी के सेनापति भागते हुए आते हैं। राजा जी, बहुत बुरा समाचार है और आपसे मुझे अकेले में बात करनी है। कृपया आप मेरे साथ चलिए। क्या हुआ सेनापति जी, आप इतनी जल्दबाजी में भागते हुए क्यों आ रहे हो? और मैंने आपको जिस काम से भेजा था, क्या वह काम आपने पूर्ण कर दिया क्या? और आप चिंता मत कीजिए, आप इनके सामने बेफिक्र होकर समस्या बता सकते हैं। राजा जी, हमें आज ही यह बुरा समाचार प्राप्त हुआ है कि हमारे पड़ोसी राज्य के राजा इंद्र वर्मा हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। और बात यही तक नहीं है, उन्होंने हमारे शत्रु राज्य राजा से भी संधि कर ली है और हमारे पास ना ही उनके मुकाबले इतने ज़्यादा सैनिक हैं और ना ही उनके मुकाबले हमारे पास गोला बारूद है। हमारे पड़ोसी राज्य के राजा इंद्र वर्मा तो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, तो भला भाई हमारे साथ युद्ध क्यों ही करेंगे? जरूर आपको ही आपकी किसी जासूस ने गलत सूचना दे दी है। नहीं राजा जी, यह सूचना मुझे किसी जासूस ने नहीं दी है, बल्कि यह सूचना तो मुझे पड़ोसी राज्य से आए एक बाबा ने दी है। उन्होंने ही हमारे राजमहल के द्वार की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को यह बात बताई है। और जब यह बात स्वयं उस राज्य के महान साधु जी बता रहे हैं, तो यह समाचार हमें गंभीरता से लेना चाहिए।
यदि हमारे पड़ोसी राज्य के राजा इंद्र वर्मा हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो यही सही, हम भी उन्हें युद्ध की चुनौती देते हैं, युद्ध करने की। सेनापति जी, आप युद्ध की तैयारी शुरू कर दीजिए, हम लोग भी उन्हें अपने बाहुबल से लोहा देंगे। राजा जी और सेनापति युद्ध करने की बातें कर रहे होते हैं और वहाँ दूर खड़ा हुआ कोई जासूस उन लोगों की ये सारी बातें सुन लेता है और वह जासूस कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के राजा इंद्रवर्मा का जासूस होता है। वह वहाँ से चला जाता है और तभी हरीश उन्हें टोकते हुए कहता है, राजा जी, आप इस तरह से किसी अनजान साधु के द्वारा बोली गई बातों पर विश्वास करके अपने घनिष्ठ मित्र के साथ युद्ध का ऐलान नहीं कर सकते हैं। यदि यह युद्ध का समाचार गलत निकला तो जरा सोचिए, एक असली युद्ध हो सकता है। तुम होते कौन हो यह सारी सलाह देने वाले? जब समाचार प्राप्त हुआ है तो हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, ना कि यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना चाहिए कि कब पड़ोसी राज्य हम पर आक्रमण करे। सेनापति जी, आप इस तरह से हरीश से बात नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यह आदेश देता हूँ कि आप इसी वक्त हरीश से माफी मांगिए। राजा जी के आदेश की वजह से सेनापति को माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन सेनापति को बहुत गुस्सा आ जाता है कि एक आम आदमी की वजह से राजा जी ने उसे गुस्सा किया और माफी भी मंगवाई। वह हरीश से अपना प्रतिशोध लेने की सोचता है और वह गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। हाँ हरीश, तुम बोलो, क्या कह रहे थे तुम? आप मेरी बात माने तो आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए। मैं यह समाचार की सारी जानकारी निकालने के बाद आपसे इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है हरीश, तुम्हारे कहने पर हम अभी के लिए युद्ध टाल देते हैं, लेकिन आज से 10 दिन बाद हम युद्ध करने की घोषणा कर देंगे। यहाँ राजा जी हरीश को युद्ध टालने की बात कह रहे थे और वहीं दूसरी ओर राजा इंद्रवर्मा के पास उनका जासूस पहुंच जाता है और वह राजा जी से कहता है, राजा जी, आज मैं जो समाचार लाया हूँ उस पर शायद आपको यकीन नहीं होगा, किंतु यह समाचार एकदम सच है। पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रशेखर जी आपके राज्य पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला वह क्यों हमारे राज्य में युद्ध करने की सोचेंगे? हमारी आज से 3 साल पहले ही तो संधि हुई थी कि हम लोग एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक रहेंगे। ना ही वह हमारे राज्य पर हमला करेंगे और ना ही हम उनके राज्य पर हमला करेंगे। राजा जी, मैंने स्वयं अपने कानों से यह सारी बातें सुनी हैं और मैं थोड़ी ना आपसे झूठ बोलूँगा। ठीक है, हम इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। अब तुम जाओ। इतना कहकर वह जासूस वहाँ से चला जाता है और हरीश राजा इंद्रवर्मा जी से मिलने के लिए जा रहा होता है। कौन हो भाई तुम, और तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे राजा जी से मिलना है। मैं पड़ोसी राज्य कलिंग से आया हूँ। आप अपने राजा जी से कहिए कि कलिंग राज्य के राजा चंद्रशेखर जी की तरफ से शुभ चिंतक आया है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं राजा जी से बात करके आता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उन्हें तुमसे मिलना है या नहीं। सैनिक महल के अंदर चला जाता है और हरीश युद्ध में सोचता है, यह इस तरह से बात क्यों कर रहा था? कहीं इन्हें किसी ने सूचना तो नहीं पहुंचा दी कि राजा जी इनके राज्य पर हमला करने वाले हैं? हरीश यही सारी बातें सोच रहा होता है और वह सैनिक राजा जी से पूछता है, महाराज, महल के द्वार पर पड़ोसी राज्य कलिंग से एक शुभ चिंतक आया है। वही कह रहा है कि उसे आपसे किसी विषय पर विचार विमर्श करना है। ठीक है, उन्हें सह सम्मान सहित हमारे कक्ष तक लेकर आइए। सैनिक हरीश को लेने के लिए चल देता है और हरीश को अपने साथ ले आता है। महाराज, हमें यह सूचना मिली कि आप हमारे राज्य कलिंग पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। क्या यह बात सत्य है महाराज? भला मैं क्यों अपने मित्र राज्य पर हमला करूंगा, बल्कि वह स्वयं ही हमारे राज्य पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। जहाँ तक रही युद्ध की, तो हम दोनों राज्यों के बीच शांति की संधि हो गई थी। नहीं, हमारे राज्य के राजा आपके ऊपर पहले से हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके राज्य की कोई सिद्ध साधु हमारे राज्य में ठहरे हुए हैं और उन्होंने ही हमारे यहाँ के किसी सैनिक को यह समाचार दिया कि आप हमारे राज्य पर हमला करने की सोच रहे हैं और यहाँ तक कि आप कलिंग राज्य के दुश्मन राज्य से भी मिल गए हैं। नहीं, यह सारी बातें झूठी हैं। मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की।
वैसे भी राजा चंद्रशेखर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। भला मैं क्यों अपने मित्र से शत्रुता मोल लूंगा। जब आपने यह युद्ध की बात नहीं की तो वह साधु ऐसी अफवाह क्यों फैला रहे हैं? शायद वह कोई बहरूपिया है जो आप दोनों राज्य में युद्ध कराना चाहता है। वह यह समझ जाता है और उन साधु की सच्चाई सभी लोगों के सामने लाने के लिए वह उन साधु पर नजर रखता है। फिर एक दिन काफी रात के समय साधु एक कुटिया में किसी से मिलने के लिए जाते हैं और हरीश भी अपने सैनिकों के साथ उन लोगों का पीछा कर रहा था और वह झोपड़ी में देखता है कि वह साधु कालिंग के शत्रु राजा तेज प्रताप जी से बातें कर रहा होता है। महाराज, मैंने यह बात सभी से कह दी है कि कलिंग के पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी है और यह भी बोल दिया है कि राजा इंद्रवर्मा राजा तेज प्रताप जी के साथ मिलकर कलिंग राज्य पर आक्रमण करेंगे। शाबाश, तुम इसी तरह से यह अफवाह फैलाते रहो। मैं तुम्हें बहुत जल्द ही अपने राज्य के सेनापति बना लूंगा। हरीश यही सारी बातें सुन लेता है और झोपड़ी के अंदर पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम हो इन सब के पीछे। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अब चलो, मैं तुम्हें राजा जी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सैनिकों, ले चलो इसे अपने साथ। हरीश दोनों लोगों को लेकर जाता है और राजा जी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। महाराज, ये रहे आपके गुनहगार। यह साधु आपके दुश्मन राज्य के राजा के कहने पर यह युद्ध की झूठी अफवाह फैला रहा था और यह सब कुछ यह क्यों कर रहे थे, अब यह आप ही पूछ लीजिए। बताइए तेज प्रताप सिंह जी, यह सब कुछ आपने क्यों किया? यदि आपको युद्ध करना ही था तो स्वयं युद्ध की चुनौती देते। भला इस तरह हम दोनों राज्यों में युद्ध कराके क्या हासिल करना चाहते थे आप? मैंने आप दोनों के राज्यों पर अपना कब्जा करना चाहता था और मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं यदि कलिंग राज्य पर हमला करता तो आपके साथ आपका पड़ोसी राज्य युद्ध करने के लिए आ जाता और यदि वह आ जाता तो हमारी हार निश्चित थी, क्योंकि हमारे पास ना ही आप दोनों को हराने जितनी सेना है और ना ही गोला बारूद है। लेकिन यदि आप दोनों ही आपस में लड़ते तो आप दोनों में से जो भी जीतता मैं उसके साथ युद्ध करके उसे हरा देता और दोनों ही राज्य पर अपना अधिकार कर लेता। यदि आप में साहस है तो आप स्वयं आगे से युद्ध की चुनौती दीजिए। कलिंग राज अकेले ही आपको धूल में मिलाने में सक्षम है, लेकिन इस तरह से यह सब करने से कहलाएंगे तो कायर ही आप। सैनिकों, इन्हें छोड़ दीजिए और इस बहरूपिये को कारागार में डाल दीजिए। राजा जी के कहने पर राजा तेज प्रताप सिंह जी को छोड़ दिया जाता है और उस बहरूपिया को कारागार में डाल दिया जाता है। हरीश, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। यदि मैं सेनापति जी के बातों में आकर युद्ध का ऐलान कर देता तो वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती, लेकिन तुमने मुझे सही राह बताई जिसकी वजह से हमारी पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मित्रता खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। महाराज, मैं अपने बड़े भाई को खोजने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में आप मिल गए और फिर आपके साथ आपके महल आ गया और आपकी समस्या सुलझाने लगा और इन सब के बीच में अपने भाई को खोज नहीं सका, इसलिए मैं अब अपने भाई को खोजने के लिए जा रहा हूँ। हरीश, तुम चिंता मत करो, मैं अपने राज्य में ऐलान करवा देता हूँ। क्या पता तुम्हारा भाई इसी राज्य में हो, इसलिए तुम कुछ दिन इसी महल में रहो और मुझे मेहमान नवाजी का मौका दो। वैसे भी तुम यह करने के बाद बहुत थक गए होगे, इसलिए तुम महल में रुककर कुछ दिन विश्राम कर लो। राजा जी के कहने के हिसाब से पूरे राज्य में यह ऐलान करा दिया जाता है और यही दूसरी ओर धीरज के यहाँ चंदन और लक्ष्मी आते हैं। सुमित्रा, आज से 25 साल पहले जब तुम मेरे यहाँ शिवम को गोद देने के लिए आई थी, तब मैंने तुम्हें एक सेब दिया था। तो क्या वह सेब तुमने खाया था या फिर उसे कहीं फेंक दिया था? हाँ दीदी, आपने मुझे वह सेब दिया था और मैंने उसे कहीं फेंका नहीं था, बल्कि उसे मैंने खा लिया था। वैसे आप इतने सालों के बाद यह सब क्यों पूछ रही हो? वह इसलिए क्योंकि वह फल मुझे मिला था जब मैं शिवपुरम गांव में शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था।
तो वहाँ मुझे एक साधु मिले। मुझे उन्होंने ही यह फल मुझसे खुश होकर दिया था। इसलिए जो बच्चा तुम्हारे यहाँ जन्मा था वह तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि वह मेरा पुत्र है, और मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। मैं अपना पुत्र तुम्हें क्यों दूं? मैंने ही उसे छोटे से अपने पास पाला है। जब वह छोटा बच्चा था तब क्यों नहीं आए तुम उसे लेने? तब तो शिवम मिल गया था, इसलिए खुशी से उछल रहे थे। लेकिन उसने थोड़ी सी गलती क्या कर दी तो तुमने उसे धक्के मार कर निकाल दिया। तुम यह बात ना ही करो तो अच्छा है। मैंने उसे नहीं, तुम्हें भी धक्के मार कर निकाला था, क्योंकि तुम दोनों पिता पुत्र मेरे घर में चोरी कर रहे थे और मैंने स्वयं तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था। यह आप क्या बातें कर रही हैं? यह कोई समय है यह सारी बातें करने का? सुमित्रा, तुम बताओ, कहाँ है मेरा पुत्र? दीदी, जब शिवम आपके यहाँ से आया था तो अपना जीवन यापन चलाने के लिए वह रोजगार के लिए लकड़ी काटने के लिए जंगल गया था और आज तक नहीं लौटा। आज उसे खोए हुए पूरा 1 महीना हो रहा है। और जब हम लोग शिवम की बातें कर रहे थे तभी हरीश आ गया और उसने यही सारी बातें सुन ली। इसीलिए उसे यह सब बताना पड़ा कि उसका बड़ा एक भाई है, इसीलिए वह अपने भाई को खोजने के लिए निकला है। ठीक है, जब हमारे दोनों पुत्र सही सलामत अपने घर आ जाएंगे तभी हम यही सारी बातें करेंगे और तभी पूछ लेंगे कि हरीश को किसके साथ रहना। और जब हमारे बच्चे घर नहीं आ जाते तब तक हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ भी हों सुरक्षित हों। यहाँ यही सारी बातें हो रही थी और वहाँ दूसरी ओर राजा जी हरीश से कहते हैं, हरीश, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश की किंतु उसका कोई अता पता नहीं चला। यदि वह कलिंग राज्य में होता तो वह जरूर मिल जाता। कोई बात नहीं राजा जी, आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं स्वयं जाता हूँ अपने भाई की खोज में। हरीश, तुम मेरे यहाँ से घोड़ा ले जाओ और तुम्हें कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। इतना कहकर हरीश फिर से अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ता है। क्या लगता है आपको, क्या इस कहानी के अंतिम भाग में हरीश को उसका भाई मिल जाएगा या नहीं, या फिर वह दोनों भाई उस तांत्रिक के कैद में फंस जाएंगे? यह सब जानने के लिए इस कहानी के अंतिम भाग का इंतजार कीजिएगा।